जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने करे थे काल और आज हम शुरू कर रहे हैं अव्यय। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि अव्यय क्या होते हैं। अब देखिए, ये जो अव्यय है, अव्यय का अर्थ देख लेते हैं। अव्यय यानी अ का अर्थ जो अ है, जो उपसर्ग है, उसका अर्थ है नहीं, और वय का अर्थ होता है खर्च करना, यानी जिसे खर्च ना किया जा सके उसको हम बोलते हैं दोस्तों अव्यय। इससे पहले जब हमने शब्द करे थे, शब्द को हमने चार तरह से देखा था। उसमें जब हमने शब्द को प्रयोग के आधार पर पढ़ा था तो उसको हमने दो तरह से देखा था, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों में दोस्तों हमने पढ़ा था कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, काल, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम बोलते हैं अविकारी शब्द। और उन्हीं अविकारी शब्दों को दोस्तों हम अव्यय भी बोलते हैं। तो अव्यय यानी जिन्हें खर्च ना किया जा सके, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है किसी भी काल, लिंग, वचन और कारक के अनुसार, उसको हम बोलते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। इसको हम पहले भी हल्का सा देख चुके हैं, तो आज इसकी हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम आएंगे अपने निपात पे। अब देखिए, ये जो अव्यय हैं इनको हम पांच तरह से देखते हैं। जब विकारी शब्द आए थे तो हमने चार तरह से देखे थे। अब अव्यय आए, जबकि अविकारी शब्द एक ही होते हैं, तो इसमें आज हम निपात भी देखेंगे। देखिए, अव्यय को हमने पांच तरह से यहाँ पर लिखा है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार हम आज उसके जो उपभेद हैं, जो उसके भेद हैं चार, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक, ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। अब देखिए, इसको हम किस तरह से देखते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय वे होते हैं जिनमें हमें उनके समय का बोध हो कि वे किस समय हो रहे हैं। तो देखिए, आज, कल, परसों, उसने आज अपनी पुस्तक पूरी पढ़ी, वे कल विद्यालय गया, तो यहाँ पर क्या समय का बोध हो रहा है। परसों, अभी, प्रतिदिन, प्रिंस प्रतिदिन अपना विषय पढ़ता है, या प्रिंस प्रतिदिन अपना पाठ पढ़ता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आते हैं हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण में, जो समय का हमें बोध कराते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम स्थानवाचक। स्थानवाचक अव्यय वे होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय वे होते हैं जिनमें हमें किसी स्थान का पता चलता है, जैसे स्थानीय दिशा का पता चलता है, जैसे यहाँ वहाँ मत घूमो, इधर उधर मत देखो, दाएं बाएं मत चलो। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, इस प्रकार के अव्यय को। उसके बाद आता है परिणामवाचक। अब परिणामवाचक अव्यय क्या होते हैं? वे अव्यय जो हमें क्रिया के नाप तोल के बारे में या परिमाण के बारे में बताते हैं, उनको हम बोलते हैं परिणामवाचक अव्यय। अब देखिए, उतना बोलो जितनी आवश्यकता है, तेज तेज मत चलो, खूब पढ़ो, इस तरह के जो शब्द आते हैं परिणाम बताने की, उतना, जितना, इतना, इस तरह के जो भी शब्द हैं वो हमारे आते हैं परिणामवाचक अव्यय में। उसके बाद आता है हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक अव्यय वह अव्यय कहलाते हैं जिनमें हमें क्रिया के ढंग का या क्रिया की रीति का पता चलता है, तो ऐसे अव्यय को हम बोलते हैं रीतिवाचक अव्यय। अब जिसमें हम प्रयोग करते हैं अचानक, फटाफट, शीघ्रता, धीरे धीरे। वह अचानक विद्यालय से चला गया, फटाफट उसने अपना कार्य करा, शीघ्रता से वे पाठ पढ़ता है, धीरे धीरे चलता है। तो इस तरह के जो भी शब्द हैं वे आते हैं हमारे क्रिया विशेषण में रीतिवाचक अव्यय में आते हैं। तो ये थी हमारी क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद आते हैं हम अपने समूचे बोधक अव्यय में। अब समूचे बोधक अव्यय क्या होते हैं? वे है अव्यय जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं, उसको हम बोलते हैं समूचे बोधक अव्यय। ये भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वह होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय होते हैं जो एक से वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे गीता और सीता एक साथ पढ़ती हैं, तो मतलब वो जो पढ़ने का कार्य हो रहा है एक सा है, समान है, तो उनके बीच में हम और या एवं लगा के उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद व्यधिकरण समुच्चय बोधक वह अव्यय जो एक वाक्य और उसके साथ कोई उसका उपवाक्य
या आश्रित वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, उसको बोलते हैं हम दोस्तों व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहले वाले में भी समान वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा था, दूसरे में व्यधिकरण समुच्चय बोधक में वह एक मुख्य वाक्य को उपवाक्य से जोड़ने का कार्य करता है। जैसे इसलिए, यदि, ताकि। वह आज मैं विद्यालय इसलिए गया क्योंकि शायद मैं कल ना जाऊं, तो इसलिए उसने एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का। ये यदि तुम अच्छे से पढ़ो तो तुम परीक्षा में सफल होगे। तो इस तरह से यदि, ताकि, इसलिए, ये इस तरह के अव्यय हैं जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय वह अव्यय होते हैं, देखिए समुच्चय बोधक अव्यय में एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जो जोड़ने का कार्य कर रहे थे जो अव्यय, उनको हम बोल रहे थे समुच्चय बोधक अव्यय। जबकि संबंध बोधक अव्यय में जब कोई संज्ञा या सर्वनाम को अव्यय, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं तो उनको बोलते हैं हम दोस्तों संबंध बोधक। उसमें वो संबंध बनाते हैं उनको बोलते हैं हम संबंध बोधक अव्यय। जैसे बाद, भर, कारण, की और इस तरह के शब्द। वे पुस्तक पढ़ने के बाद ही खेलता है, वे दिन भर खाता है, उसके कारण वह सफल, अपने बड़े भाई के कारण उसका छोटा भाई अपने जीवन में सफल हुआ। तो इस तरह से क्या एक संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग दूसरे वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ जब संबंध बताया जाता है या जोड़ने का कार्य करता है तो ऐसे अव्यय को बोलते हैं दोस्तों संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय तो हम जानते ही हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हमें किसी के हर्ष, खुशी, ईर्ष्या, घृणा, दुख, शोक आदि का भाव प्रकट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे हम प्रयोग करते हैं, हाय आज कितनी गर्मी है, अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ कितना सुंदर दृश्य है। इस तरह के हम अव्यय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों निपात शब्द। अब देखिए ये चारों तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, निपात आज हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये जो निपात शब्द है ये क्या होते हैं। तो दोस्तों ये जो निपात शब्द होते हैं ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में आकर उस वाक्य में बल प्रदान करते हैं। मतलब आपको कोई बात कहनी है तो उसमें वे आके बल प्रदान करते हैं। जैसे मैं बोलूं सीता सुंदर है, ये एक सामान्य वाक्य। अब मुझे इसमें बल प्रदान करना है तो मैं किस तरह से इसको प्रयोग करूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी सीता ही सुंदर है। मतलब पहले वाक्य में तो वो ये सिर्फ साधारण रूप से बता रहा है कि सीता सुंदर है, दूसरे में उसने बताया है कि सीता ही सुंदर है, यानी सीता ही सुंदर है, इसके अलावा कोई सुंदर नहीं है। तो ये जो हमारा ही है जिसने वाक्य में लाके विशेष बल प्रदान कर दिया है, तो ऐसे ही शब्दों को हम दोस्तों निपात कहते हैं। अब ये जो निपात है ये वाक्य में आके बल तो प्रदान करते हैं, पर अगर इनको हटा दिया जाए तो ये वाक्य में कोई वाक्य का ये जरूरी अंग नहीं होते, बस इनका प्रयोग हम करते हैं। किस लिए? इसलिए कि हमारे जो वाक्य में है विशेष बल प्रदान हो जाए। पहले हम बोल रहे हैं सीता सुंदर है, दूसरे में हम बोल रहे हैं सीता ही सुंदर है, तो इस तरह से क्या वाक्य में उसके सुंदर होने पे हमने बल दिया है कि सिर्फ वही सुंदर है। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम बोलते हैं निपात शब्द। अब देखिए ये जो निपात शब्द हैं इसको हम 9 तरह से देखते हैं, इसको हम 9 तरह से पढ़ते हैं। इसके जो भेद होते हैं या इसके जो प्रकार होते हैं उसको हम 9 तरह से देखते हैं। देखिए जो पहला है स्वीकृति बोधक, जिसमें हम स्वीकृति दें, जैसे हाँ, जी हाँ, इस तरह से। नकार बोधक जिसमें हम नकार दें, जी नहीं, इस तरह से। उसके बाद निषेधात्मक, मना करना, मत, बिल्कुल नहीं हम प्रयोग करते हैं। अपना समय मत बर्बाद करो, ये साधारण रूप से। अपना समय बिल्कुल मत बर्बाद करो, तो क्या हमने बिल्कुल और मत जोड़ के, नहीं जोड़ के, बिल्कुल ही मत बर्बाद करो, तो हमने क्या करा, वाक्य में एक विशेष बल दे दिया। फिर प्रश्न बोधक में क्या, फिर विस्मयादि बोधक में क्या, काश, क्या वे कक्षा में प्रथम आया है,
तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। अब आप कहेंगे कि क्या इसमें भी है, क्या इसमें भी है, अंतर क्या है? अंतर यही है, जब प्रश्न बोधक निपात आएगा तब वो आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, जबकि विस्मयादि बोधक में आएगा तो क्या आएगा हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ। तो ये आप अंतर ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है हमारा तुलना बोधक अव्यय निपात। कैसे? जब हम एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं कि उसका हृदय समुद्र सा विशाल है, यानी उसके हृदय की तुलना हमने किससे कर दी है? समुद्र से कर दी है। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं तुलना बोधक अव्यय। फिर अवधारण बोधक अव्यय, अवधारणा बोधक अव्यय जिसमें हम ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन जैसे निपात का प्रयोग करते हैं। फिर आदर बोधक जी और बल प्रदायक जैसे तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, ये सारे आते हैं हमारे बल प्रदायक निपात शब्दों में। अब देखिए इसका हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जब निपात शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य में किस तरह से बल प्रदान होता है और किस तरह से वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, रमेश ने ही मुझे मारा। यहाँ पर वो बता रहा है कि जो रमेश है उसी ने मारा है उसको, मतलब रमेश ने ही मारा है। यहाँ पर रमेश ने मारा है इसको, रमेश ने ही मुझे मारा। तो सिर्फ क्या? रमेश ने ही उसको मारा पहले वाक्य में। दूसरे में ही का प्रयोग देखिए, रमेश ने मुझे ही मारा था, मतलब रमेश ने वहां पर जितने ही बच्चे थे और किसी को नहीं मारा, सिर्फ मुझे ही मारा था। तो यहाँ पर मार कौन खा रहा है? कर्ता, कि मुझे ही मारा था। दूसरा, रमेश ने मुझे मारा ही था। अब तीसरे पहले में देखिए ही का प्रयोग हुआ तो बता रहा है कि मुझे किसी ने नहीं मारा, सिर्फ रमेश ने मारा। दूसरे में बताया रमेश ने किसी को नहीं मारा, बस मुझे ही मारा। तीसरे में वो बता रहा है रमेश ने मुझे मारा ही था, यानी कि रमेश ने ना तो मेरा सामान छीना था, ना ही मुझे गाली दी थी, बस उसने मुझे मारा ही था। तो इस तरह से देखिए ये जो ही का प्रयोग वाक्य में आके किस तरह से उसने वाक्य के जो अर्थ था उसका बदल दिया। पहले बोलता है रमेश ने ही मुझे मारा, सिर्फ रमेश ने मारा था और किसी ने नहीं मारा। दूसरे में रमेश ने मुझे ही मारा और किसी को नहीं मारा। तीसरे में कह रहा है रमेश ने मुझे मारा ही था, ना तो उसने मुझे गाली दी, ना ही उसने मेरा सामान छीना, सिर्फ मुझे मारा था। तो इस तरह से ये जो निपात शब्द आए हैं ये वाक्य में आके आप देखिए कि किस तरह से बल प्रदान कर रहे हैं। यदि हम इसको वाक्य से निकाल लें तो इसमें वाक्य में कोई त्रुटि या कोई खराबियां वे अधूरे नहीं रहते, पर हाँ इनको हम लगा दें तो वाक्य में बल जरूर प्रदान करते हैं। देखिए जैसे रमेश ने मुझे मारा, अगर मैं यहाँ से ही हटा दूं तो भी वाक्य हमारा पूरा है, रमेश ने मुझे मारा। रमेश ने ही मुझे मारा, ही आ गया तो भी वाक्य में क्या कर रहा है? बल प्रदान कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कि मैं आज आगरा गई, तो मैं आज आगरा गई साधारण रूप से, मैं आज ही आगरा गई, मतलब इससे पहले मैं आगरा नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ आज ही आगरा गई हूँ। तो इस तरह से जो ही, भी, तक, बिल्कुल, मत, जी हाँ, इस तरह के जो निपात शब्द आते हैं वो क्या करते हैं? वाक्य में बल प्रदान करते हैं। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम निपात शब्द कहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब हमने ये अव्यय पढ़े तो अव्यय में एक बार हम पद परिचय भी देख लेते हैं कि पेपर में जो पद परिचय है वो कैसे आते हैं। हालांकि अभी हमने पद परिचय करा नहीं है, जब मैं आपको करवाऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि अगली क्लास में हम पद परिचय ही करें। और ये पद परिचय बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये 10th क्लास के सिलेबस में स्पेशली है एनसीईआरटी के बुक में। उसके बाद इस पद परिचय को एक बार हम देख लेते हैं कि अव्यय में के किस तरह से पद परिचय पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपको ये इस तरह से एक वाक्य दे देंगे और उस वाक्य में वो किसी भी पद पर किसी भी पद को रेखांकित कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि इसका पद परिचय दीजिए। जैसे उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे को रेखांकित कर दिया तो वे आपसे बोलेंगे ये जो धीरे धीरे है इसका पद परिचय दीजिए। तो आप बताएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे, आप यहाँ लिखेंगे धीरे धीरे। अब देखिए आपको बताना है ये धीरे धीरे क्या है। तो हम जानते हैं कि धीरे धीरे का अगर हम कहीं पर भी प्रयोग करें, किसी लिंग में, किसी वचन में, किसी काल में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि अजय धीरे धीरे चलता है, राधा धीरे धीरे चलती है, तो लिंग बदल गया, अजय और राधा हो गया, पर ये जो धीरे धीरे है वो नहीं बदला। इस तरह से मैं बोलूं
कि बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, बूढ़े धीरे धीरे चलते हैं, तो वचन बदला तो भी धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे कल धीरे धीरे चलता था, वे कल भी धीरे धीरे चलेगा, तो काल में परिवर्तन हुआ तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। या तो हमने लिंग में देखा, वचन में देखा, काल में देखा, उसके बाद भी इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये क्या हुआ हमारा अव्यय। तो जब उसने राम धीरे धीरे टहलता है हमें वाक्य में दिया, तो हमने धीरे धीरे को जब देखा तो हमने देखा कि ये तो ऐसा शब्द है कि जिसमें किसी भी कारण परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ये कहलाएगा हमारा दोस्तों अव्यय। अब पहले हम लिखेंगे धीरे धीरे का हम पद परिचय दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा अव्यय कि मतलब क्या है ये, पहले तो ये अव्यय है। अब ये कौन सा अव्यय है, ये अव्यय है हमारा क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि जो टहलता है इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। पहले था अव्यय, अब ये इसका जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद क्रिया विशेषण अव्यय में ये कौन सा अव्यय है, ये क्रिया विशेषण अव्यय में आप देख सकते हैं क्या, ये कार्य की रीति बता रहा है, यानी उसका ढंग बता रहा है कि जो टहलने का कार्य हो रहा है वे कैसे हो रहा है। मैंने रीतिवाचक में आपको बताया कि रीतिवाचक अव्यय वे होते हैं जो किसी कार्य के ढंग को बताते हैं कि वो कार्य कैसे हुआ, शीघ्र हुआ, जल्दी हुआ, देर से हुआ, अचानक हुआ, फटाफट हुआ, तो मतलब वो ढंग बता रहे हैं कि किस तरह से हुआ, तो उसको हम बोलते हैं रीतिवाचक। अब देखिए ये अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, उसके बाद रीतिवाचक अव्यय। देखिए अचानक, फटाफट, शीघ्रता, धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा रीतिवाचक, या आप सिर्फ रीतिवाचक भी लिख सकते हैं, ये हमारा रीतिवाचक है। तो ये पहले हमने देखा ये अव्यय है, फिर ये क्रिया विशेषण अव्यय है, फिर ये रीतिवाचक है। अब ये जो धीरे धीरे है ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया टहलता की विशेषता प्रकट करता है। तो इस तरह से जो धीरे धीरे था इसका हमने पूरा परिचय दिया कि पहले तो ये अव्यय है, फिर ये क्रिया विशेषण अव्यय है, फिर ये इसमें रीतिवाचक अव्यय है, उसके बाद ये टहलना की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से हमने पद परिचय देखा। तो अगर आपसे वो परीक्षा में पूछता है पद परिचय और वो अव्यय का आ रहा है, तो आप इस तरह से उसका देंगे, उसकी सारी चीजें बताएंगे कि वो कौन सा, कि वे अव्यय है, फिर वे कौन सा अव्यय है, उस अव्यय का कौन सा भेद है, फिर वो कार्य की किस तरह से विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने करे अव्यय, और अव्यय में हमने जाना कि उसके कितने भेद हैं, किस तरह से हम उसको पढ़ते हैं, उसके जो भेद के भी किस तरह से उपभेद है। फिर आज हमने एक नया पढ़ा निपात शब्द। निपात शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो वाक्य में बल प्रदान करते हैं, पर अगर वो वाक्य से हट जाए तो भी वाक्य हमारा क्या होता है, पूर्ण रहता है, पर अगर वो वाक्य में लग जाए तो वाक्य में बल प्रदान करते हैं। तो ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। फिर निपात के हमने 9 भेद देखे और उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में लेके आएंगे आपके लिए एक नया टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।